सीट शेयरिंग को लेकर के पेंच फंसा हुआ था, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है पूर्णिया। आपको पता होगा पूर्णिया से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है बीमा भारती को। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस में विलय करने वाले पप्पू यादव का अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आ रहा है। और इसलिए खतरे में नज़र आ रहा है क्योंकि राजद महागठबंधन में कहा जा रहा था कि पप्पू यादव को पूर्णिया से सीट दिया जाएगा, और पूर्णिया में पप्पू यादव ने लगातार अपना कैंपेन जारी रखे थे। इन तमाम बिंदु पर बात करेंगे। हमारे साथ अपने बातों को बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे संतोष रेणु यादव जी, जो कि हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। जी शुक्रिया। क्या लगता है पप्पू यादव जो कि लगातार कैंपेन कर रहे थे पूर्णिया में, अब वहाँ से उनका टिकट कट गया है, वहाँ से बीमा भारती को टिकट दिया गया है? देखिए, जहाँ तक हमें लगता है कि पूर्णिया की जनता अपना मन बना चुकी है। अच्छा। अब ये नहीं होता है कि रातों रात, पहले वाली बात नहीं है ना। पूर्णिया की जनता अपना मन बना चुकी है और पूर्णिया की जनता इतने टैलेंटेड हैं कि उनको पता है कि उनका सेवक कैसा चाहिए। और रही बात हमारी, तो हम समाज के आशीर्वाद के वजह से आज यहाँ पे हैं और हर वक्त समाज के लिए खड़ा रहेंगे। आप किनके तरफ जाइएगा? पप्पू यादव की तरफ जाइएगा या फिर राजद कैंडिडेट जो कि बीमा भारती है उनके तरफ जाइएगा? इसे हम समाज के साथ खड़ा रहेंगे। हमको समाज ने बनाया। यानी सीधा सीधी बात है, पप्पू यादव की तरफ जाएंगे। वो वक्त क्या आएगा वो तो अभी देखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन हम अपने समाज के साथ खड़े रहेंगे। तो समाज से अगर जब बात किया जाए तो अब तो पप्पू यादव, सीधा सीधी बात है कि समाज से पप्पू यादव आते हैं। वो हम बात जाएंगे जब पूर्णिया, तो अपने समाज के साथ बैठेंगे। समाज के साथ बैठ करके तभी कोई निर्णय हम लेंगे, क्योंकि हम समाज के आशीर्वाद के बदौलत ही यहाँ तक हैं और समाज से हम अलग नहीं रह सकते हैं। राजनीति हमको नहीं आता है, लेकिन समाज जो हमको अथक परिश्रम के बाद हमको प्यार दे करके यहाँ तक पहुँचाई है, उस समाज से अलग हो करके हम नहीं जीत सकते। और जाएंगे, हम पूर्णिया पहुँचेंगे, समाज के साथ बैठेंगे। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और जो समाज का जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से पप्पू यादव जा कर के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, उसके बाद एक दिन बाद कांग्रेस के साथ में अपना पार्टी का विलय कर देते हैं, वहीं पे अनाउंस हो जाता है कि पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन रातों रात टिकट कट जाता है। वजह क्या रहा कि पप्पू यादव को वहाँ से टिकट काट दिया गया महागठबंधन के द्वारा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा फैक्टर होगा। एक फैक्टर होता है जो कि मान लीजिए कि आपकी मेंटलिटी ही नहीं है कि हाँ किसी को जैसे वहाँ से निकलने दें, या हो सकता है कि जिस समय पार्टी मीटिंग होती है तो पार्टी मीटिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें होती रहती है कि यहाँ कौन पार्टी कहाँ से लड़ेगी, कहाँ पे माइनस होगा, कहाँ पे प्लस होगा, जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, हर समीकरण को समझते हुए सीट शेयरिंग हुआ होगा। और हमें लगता है कि इस बार मेन जो मुद्दा है, एक ही मुद्दा है कि इस बार किसी भी प्रकार से एनडीए को इस देश की सत्ता से बाहर करना है, और उसके लिए बिहार में 40 का 40 सीट जीतना चाहिए। बिहार में 40 का 40 सीट जो है वो एनडीए के खिलाफ जो महागठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं, या महागठबंधन से अगर बाहर भी हुए लेकिन वो हमारे समाज के उम्मीदवार हैं, जिन पे ये भरोसा हो सके कि वो बाद में नहीं भागेंगे, तो वैसे उम्मीदवार को हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है पप्पू यादव कहीं ना कहीं बगावत नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, 4 तारीख का नॉमिनेशन भी होने वाला है उनका? नहीं, बगावत तो तब होता ना जब पूर्णिया छोड़ करके वो चले जाते। पूर्णिया के लोगों के साथ उन्होंने वादा किया था। अच्छा। और आज पूर्णिया के लोगों के साथ हैं वो, तो उन्होंने तो वादा निभाया है। लेकिन ये भी तो बात बोले थे कि महागठबंधन में जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस के नियमों का पालन करेंगे। तो कांग्रेस का नियम जैसे ऐसा नहीं ना था कि पहले कहीं और लड़ना चाहते थे और से महागठबंधन में आने के बाद वो पूर्णिया पे दावा किया है, ऐसा तो नहीं है। पूर्णिया पे तो पहले से ही दावा ठोके हुए थे और उसके बाद वो महागठबंधन में आए हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें
अब तो क्लियर करना है, जो कि वहाँ के जो लोग हैं अब वो लोग क्लियर करेंगे। हम स्पष्ट चीज़ें हैं कि हम A to Z के पीछे नहीं भागते। हमें पता है कि हमारे संकट में हमारे साथ कौन खड़ा होता है। हमारा समाज खड़ा होता है, चाहे वो बैकवर्ड समाज हो, चाहे वो दलित महादलित समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, हमारा यादव समाज हो। तो हम अपने समाज के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जो हमारे समाज में जो मजबूत व्यक्ति हैं, हम चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट जाएं, क्योंकि जब तक हम अपने समाज के मजबूत लोगों को, जो प्रखर वक्ता हैं, उनको जब तक हम पार्लियामेंट नहीं भेजेंगे, हमारे समाज की तकलीफ को पार्लियामेंट तक कौन पहुंचाएगा, हमारे समाज के उत्थान कौन करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो मजबूत लोग हैं वो पार्लियामेंट तक जाएं, वो विधानसभा तक जाएं, और वहां जाकर के हमारी समाज की समस्याओं को, हमारे समाज में पनप रहे सवालों को उठाएं और हम लोगों को आगे बढ़ाएं। आप बात करें कि 40 में 40 सीट जीतने का बिहार में, लेकिन दूसरी तरफ पूर्णिया का देख लीजिए, उसके बाद सिवान का लोकसभा देख लीजिए, ये दोनों जो है सस्पेंस बना हुआ, क्योंकि पप्पू यादव एक तो महागठबंधन में शामिल होते हैं और बोला जा रहा था कि वहाँ से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन वहाँ से टिकट उनका काट दिया गया। तो क्या बगावत जिस तरह से हो रहा है अपने ही गठबंधन में, क्या 40 का 40 सीट निकाल पाइएगा उस आधार पे? नहीं, बगावत नहीं है इसमें, बगावत नहीं। बगावत तब होता है जब यहाँ से छोड़ के आप वहाँ भाग जाते। नहीं, देखिए बगावत का अर्थ वो नहीं है जिस तरह से बोला जा रहा था कि उनको टिकट नहीं दिया गया और वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो बगावतें नहीं कर रहे हैं, पार्टी के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। क्योंकि वो बोले थे कि मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। जैसे देखिए, बगावत उसको बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि हमको इस देश की संविधान बचानी है, लोकतंत्र बचानी है, और इसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा को इस देश से विदा करना होगा, एनडीए को देश की सत्ता से बाहर निकाल देना होगा। तो अभी भी जैसे पप्पू यादव जी भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अच्छा, पप्पू यादव जी भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी तो वही, जैसे एनडीए को देश की सत्ता से बाहर निकालने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ ही हैं। जो महागठबंधन की जो सोच है, उसी सोच के साथ पप्पू यादव जी लड़ रहे हैं। तो अब तो ये जो शब्द जो आप लोग जो एक ले लिए हैं कि बगावत बगावत, ये बगावत इसको नहीं बोलते, नाराजगी कह सकते हैं। हम अपने घर में नाराज हैं, तो इसका मतलब थोड़ा है कि हमारे घर पे कोई आक्रमण कर देगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। मान के चले कि एक सीट पर दो महागठबंधन के दो कैंडिडेट लड़ रहे, तो कह सकते हैं ना कि बगावत हो रहा है। एक तरफ बीमा भारती जो कि जदयू से आकर के राजद में शामिल हुई है, उसके बाद टिकट दे दिया गया, वही पूर्णिया से पप्पू यादव लड़ रहे हैं। तो एक ही गठबंधन के दो सदस्य एक ही जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको बिहार या फिर जो पूर्णिया के लोग हैं कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना कि जो एक ही पार्टी के सदस्य है और अपने में ही मतभेद पैदा है। नहीं, अपने में मतभेद पैदा नहीं है। पप्पू यादव आज नया थोड़े है कि जब आचार संहिता हो गया तब थोड़े पूर्णिया को वो ये से कर रहे हैं। पप्पू यादव पिछले करीब 1.5 साल से पूर्णिया के लोगों को वो जा कर के मिल रहे हैं, उनके साथ एक उन्होंने रिश्ता बिल्डअप किया है। तो जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव जिस प्रकार से अभी पूर्णिया की डिमांड कर रहे थे, और उसके बाद देखिएगा कि इधर जैसे राजद की तरफ से भी एक कैंडिडेट उतार दिया गया पूर्णिया में, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों के लिए, जो समाज के लिए हम लोग लड़ते हैं, हम लोग पॉलिटिकल कम सोशल ज़्यादा हैं, तो हम लोग जाएंगे पूर्णिया, जा कर के समाज में बैठेंगे, उस समाज में बैठेंगे जिस समाज ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उस समाज में बैठेंगे और समाज से हम लोग निर्णय मांगेंगे कि आप बताइए हम क्या करें, हम किन के तरफ रहें। यानी आप पूर्णिया जाइएगा, वहाँ पे लोगों से संवाद कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम पूर्णिया जाएंगे, पूर्णिया जा कर के लोगों के साथ हम बैठेंगे और लोगों का आदेश प्राप्त करेंगे कि वो किनको चाहते हैं पार्लियामेंट भेजना। लोग जिनके साथ रहेंगे, हमारा समाज जिनके साथ रहेगा, हम उनके साथ रहेंगे। क्या लगता है क्या रहेगा आपका एजेंडा 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है? किस आधार पे आप लोग चुनाव लड़िएगा? जैसे चुनाव जहाँ तक लड़ने की चीज़ है, तो आप इतना जानिए कि सबसे पहली चीज़ कि बीजेपी जिस प्रकार से दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को सता रही है लगातार, देश में बेरोजगारी का आलम है,
तमाम सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आपने देखा कि देश में सिर्फ और सिर्फ किसी के लिए काम किया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम किया जा रहा है। किसानों की आत्महत्या नहीं रुकी, बेटियों के साथ अत्याचार नहीं रुका। आप बताइए, ये मंदिर मस्जिद के नाम पे कब तक लड़ाते रहेंगे लोगों को, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब लोग देख रहे हैं। और पहली जो हम लोगों की जो प्रायोरिटी है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय साहब, अनंत हेगड़े जी ये लगातार संविधान बदलने की बात करते हैं, तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ एक खूबसूरत संविधान किसी भी कीमत पे कमज़ोर न हो जाए, बस इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। क्या आने वाले समय में जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, वही दूसरी तरफ अब बीजेपी कह रही है कि हम 39 इसके पहले लाए थे, लेकिन अब 40 का 40 सीट लेकर जाएंगे। सपना देखना अच्छी बात है, सपना देखना कोई बीजेपी सपना देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल 40 सीट इसके पहले लेके चले गए। हाँ, तो 39 सीट ले करके गई थी, तो वही तो बिहार के लोग पूछना चाहते हैं कि बिहार ने 39 सीट दिया, तब बिहार को आपने क्या दिया? और 26 सीट गुजरात ने आपको दिया, तो गुजरात को आपने क्या दिया? आज जो है गुजरात को 26 सीट मैंने प्राप्त करने के बाद गुजरात को उन्होंने बुलेट ट्रेन दे दिया। अच्छा। और बिहार जब 39 सीट दिया तो बिहार को मिला वंदे भारत, वो भी ऐसा वंदे भारत की जब गाय टकराती है तो इंजन पचक जाता है। तो यही तो है विकास। जब गुजरात ने दिया 26 सीट, तो गुजरात को कितना फंड मिला ये किसी को नहीं पता है और सबको पता है। ये किसी को नहीं भी पता है और सबको भी पता है। और बिहार ने 39 सीट दिया, तो बिहार को आज तक विशेष जो पैकेज देने की बात किए थे मोदी जी, वो नहीं मिला। तो ये सब लोग जान रहे हैं ना कि 39 सीट देने के बाद बिहार के साथ क्या हुआ? क्या पलायन रुका बिहार का? नहीं। क्या बिहार के जो हमारे गरीब गुरबे जो मजदूर हैं, क्या आज भी बाहर नहीं जा रहे हैं? क्या फैक्ट्री बिहार में लगी? क्या नौकरी बिहार में हुई? तो ये तो 17 महीने की सरकार, आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार के फलस्वरूप कहीं ना कहीं नौकरी भी लगा। और नहीं तो भाजपा वाले तो बिहार को बर्बादे कर दिए। पूरे देश को तो लूटा ही उन्होंने, बिहार को कुछ विशेष ही लूटा उन्होंने, है ना? तो बिहार के लोग भली भांति जान रहे हैं कि अब जो है, अब किसी भी कीमत पे बीजेपी को और बीजेपी समर्थित जितने भी जो एनडीए के उम्मीदवार होंगे उनको किसी भी कीमत पे अब ये लोग वोट नहीं करेंगे। अब कांग्रेस, राजद, लेफ्ट और तमाम जो महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं या उनके इर्द गिर्द जो कैंडिडेट हैं, जो उनके इर्द गिर्द के विचारधारा वाले कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं कैंडिडेट को अब लोग पार्लियामेंट भेजना चाहते हैं और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। क्या लगता है, आप बोल रहे हैं 17 साल बना 17 महीना, लेकिन नीतीश कुमार तो वही दूसरी तरफ कह रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, यानी 17 साल में जो हमने काम किया उसको तेजस्वी यादव ने क्रेडिट लिया, लेकिन काम तो मैंने ही किया था। अब बात आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया, लेकिन रोजगार तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने दिया। तो ये माने क्या सस्पेंस है इसमें? किसने रोजगार दिया, तेजस्वी यादव दिया या फिर नीतीश कुमार ने दिया? अब जनता से पूछ लीजिए ना। अब तो भाई लोकसभा का चुनाव अब तो आ ही गया ना, अब तो जनता जवाब देंगी। 17 साल तक तो सिर्फ आप कहते रहे कि बिहार में पैसा नहीं है तो नौकरी कहाँ से देंगे, बिहार में समुंदर नहीं है तो फैक्ट्री कहाँ से लगाएंगे। ये तो धन तेजस्वी यादव जी को हम लोग मानते हैं कि 17 महीने के दौरान उन्होंने बिहार में इतना नौकरी दिया कि बिहार के लोगों को तो नौकरी लगा ही लगा। बिहार से बाहर गुजरात के लोगों को नौकरी लगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी नौकरी लगा, भाजपा शासित प्रदेश के लोगों को भी बिहार की धरती पर तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया। इन्वेस्टर समिट बुला करके फैक्ट्री लगाने का प्लानिंग किया। 17 महीने में करीब 5 लाख से अधिक नौकरी दिया। शिक्षा विभाग में अकेले 70 दिनों में 2.5 लाख के आसपास नौकरी दिया। ये तेजस्वी यादव जी की देन है। और अब लोग तेजस्वी जी की आइडियोलॉजी को, उनकी कार्यशैली को लोग पसंद कर रहे हैं, पूरे देश के लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस बार जो है वो कितना भी कुछ कह लें, एनडीए का खाता भी नहीं खुलेगा इस बार, खाता भी नहीं खुलेगा एनडीए का। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। आपको हम बता रहे हैं ना, हम भी तो एक जनता है ना, हम भी जनता हैं, हम भी युवा हैं।
किस नाम पे वोट दिया जाएगा एनडीए को? अग्निवीर को आप सिर्फ और सिर्फ शहीद होने के लिए आपने बहाल किया है। अब तो संशोधन कर रही है ना, संशोधन कर रही है। अब चुनाव के समय में महंगाई चरम सीमा पे चली गई, किसानों को एमएसपी नहीं मिला। किस बिहाफ में ये वोट मांगने कैसे चले आते हैं? इनकी आंखों में पानी है क्या? एनडीए वालों की आंखों में पानी है? अरे भाजपा वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आंखों का पानी कहां धो करके छोड़ दिया आप, कहां निकाल के फेंक दिए? जिस हिंदू मुस्लिम की बात आप हमेशा करते रहे, जिस मंदिर मस्जिद की बात करते रहे, क्यों नहीं आपने रोजगार की बात की? क्यों नहीं आपने महंगाई कम करने की बात की? क्यों नहीं आपने अर्थव्यवस्था सुधारने की बात की? ये तो पुलवामा हमला के बाद पाकिस्तान से ये लोग फंड लेने वाले लोग हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। कौन लोग? यही भाजपा के लोग। ये वॉशिंग मशीन बने हुए हैं। ये तो वॉशिंग मशीन का काम कर रहे हैं आजकल। किस वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं? कपड़ा धोने वाला, फिर या फिर पार्टी में जाकर के अपना वही जो आप समझ रहे हैं, तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी आईटी सीबीआई का कार्रवाई करवा करके और डरा धमका करके उनको बीजेपी में ये लोग लाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की बात पे भरोसा है क्या? नरेंद्र मोदी जी अजीत पवार को तो बोले थे कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, और अगले ही दिन उनको अपने तरफ ला करके डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र का। हेमंत बिश्व शर्मा को क्या बोला गया था? नारायण राणे को क्या बोला गया था? बताइए आप। और जो विपक्षी नेता जो इनके ईडी आईटी सीबीआई के कार्रवाई में नहीं झुके तो उनको जेल भेज दिया जाता है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी को देख लीजिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, और बिहार में भी ये लोग तेजस्वी यादव जी को जेल भेजना चाहते थे। लेकिन ये जो बातें हैं, ये तमाम बात जो है पूरे देश के लोग अब देख चुके हैं, और अब इनकी जो है ये अघोषित इमरजेंसी लगा दिया है बीजेपी वालों ने। अच्छा, देश में अघोषित इमरजेंसी का दौर ये चल रहा है। यहां पे न तो नेता यहां पे सुरक्षित हैं, न तो पत्रकार सुरक्षित हैं, न तो यहां पे किसान सुरक्षित हैं, न मजदूर सुरक्षित हैं, न नौजवान सुरक्षित हैं। यानी बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। ये आरोप है, ये सच्चाई है। आप तो एक सम्मानित पत्रकार हैं, आप तो देख रहे हैं सब चीज। किस प्रकार से महिलाओं को नंगा परेड कराया जा रहा है देश में, किस प्रकार से महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण किया जा रहा है, और जो यौन शोषण करने वाला जो भाजपा का जो सांसद था उसके साथ हाथ में हाथ डाल करके माननीय प्रधानमंत्री जी घूमते हैं। तो ये तो देश में क्या चल रहा है ये आपसे छिपा हुआ थोड़े है, सब लोग देख रहे हैं। क्या बिहार की जो राजनीतिक समीकरण है, क्या लगता है बिहार में 40 के 40 जो है सीट निकाल पाएगी राजद, यानी कहें तो महागठबंधन? बिहार में 40 की 40 सीट पे जमानत जब्त होगी एनडीए वालों की। 40 पे 40 सीट पे एनडीए वालों की जमानत जब्त होगी, आप देख लीजिएगा। लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि क्या पूर्णिया आप जाइएगा पप्पू यादव के सपोर्ट में? अभी हम ये कुछ नहीं कर सकते। पूर्णिया जाएंगे जरूर, लेकिन किनके सपोर्ट में जाएंगे ये वहाँ के समाज तय करेंगे। हमने पहले भी कहा कि हमें समाज ने बनाया है और हम समाज के साथ खड़े रहेंगे। जो समाज का आदेश होगा हम वो काम करेंगे। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका भी। तो आपने देखा किस तरह से अपने बातों को, जो पूर्णिया लोकसभा है वहाँ पे पप्पू यादव अपने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सामने आ रहे हैं। वही 4 तारीख को अपना नॉमिनेशन करेंगे, और बिहार के तमाम ऐसे मुद्दे थे जो कि आप बात करें तो बीजेपी कहती है कि 40 में 40 सीट लेकर आएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, अब की बार वहाँ पे जमानत जब्त हो जाएगा। वही देश में जिस तरह से राजनीतिक और मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चाएं चल रही है कि ईडी और सीबीआई भेज करके वहाँ के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब बात करते हैं झारखंड और दिल्ली की, जहाँ पे आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री को लेकर के उनको अंदर कर दिया गया, और जो माजरा है ये राजनीतिक समीकरण और कहीं ना कहीं 24 के लोकसभा को लेकर के चल रहा था। इन तमाम मुद्दों पे क्या सोचते हैं, जो अपनी बातों को बेबाकी से संतोष रेणु यादव ने रखा, इन तमाम मुद्दों पे क्या सोचते हैं, राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिबू कुमार। जय हिंद, जय बिहार।